तो सोचिए मेडिकल कॉलेज के दिन, एक आम सा लगने वाला कॉलेज प्रैंक जो अचानक एक भयानक नाइटमेयर में बदल जाता है। आज हम जिस खौफनाक घटना को डिकोड करने वाले हैं, वो शुरुआत में तो बस कुछ स्टूडेंट्स के बीच की आपसी अनबन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ना, आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती ने लिटरली एक खौफनाक डायमेंशन के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी मिस्ट्री की परतें खोलते हैं। मैं तुम में से एक हूं, या कहिए आई एम वन ऑफ यू। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, बल्कि वो दिल दहला देने वाला मैसेज था जो इस पूरी घटना के एकदम पीक पर सामने आया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये मेडिकल स्टूडेंट्स इस डरावनी सिचुएशन तक पहुंचे कैसे, और वो कौन था जो उनके बीच होने का दावा कर रहा था। आइए इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, यानी इस पूरे बवाल के पीछे का असली मोटिव क्या था। अब देखिए, ज्यादातर हॉरर स्टोरीज की तरह इसकी शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही बेसिक इंसानी इमोशंस से, यानी जेलसी। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग किरदार हैं। एक तरफ है समृद्धि, जो फर्स्ट ईयर की एकदम इनोसेंट और अट्रैक्टिव स्टूडेंट है, और दूसरी तरफ है फोर्थ ईयर की सीनियर महक। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है एक तीसरे स्टूडेंट की, जिसका नाम था नमन। महक को नमन पर बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन जब नमन की दोस्ती जूनियर समृद्धि से होने लगी तो महक के अंदर की ईर्ष्या यानी जलन एक खतरनाक लेवल तक पहुंच गई। और सच कहूं तो इसी जलन ने महक से वो भयानक कदम उठवाया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा फेज 2, जब महक अपनी भड़ास निकालने के लिए एक खौफनाक रैगिंग चैलेंज सेट करती है। समृद्धि को नीचा दिखाने के लिए महक ने अपने 3 सीनियर दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और जगह कौन सी चुनी? कॉलेज का सबसे कुख्यात और डरावना हॉस्टल। अब इस जगह का बैकग्राउंड ही अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग है। ऑफिशियली तो कॉलेज वालों ने कहा था कि सिवियर इलेक्ट्रिकल इश्यूज की वजह से ये बिल्डिंग बंद है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच जो डार्क रूमर्स थे ना, वो बिल्कुल अलग थे। कहा जाता था कि पास्ट में यहाँ 4 से 5 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, और इसी वजह से अथॉरिटीज ने इसे परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया था। जरा सोचिए, इसी शापित बंद बिल्डिंग में समृद्धि को रात के अंधेरे में अकेले जाने का चैलेंज दिया गया। पूरा 1 घंटा। सीनियर्स को लगा था कि समृद्धि अंदर जाएगी, डरेगी और 2 मिनट में रोते हुए बाहर भाग आएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो उस बंद घुप अंधेरे वाले शापित हॉस्टल में पूरे 1 घंटे तक अकेली बैठी रही। बाहर खड़े सीनियर्स भी आखिरकार फ्रस्ट्रेट हो गए, और सच कहें तो अंदर से थोड़े घबरा भी गए। उन्हें लगा कि वो शायद किसी दूसरे रास्ते से निकल गई होगी, और वो सब उसे वहीं छोड़कर अपने कमरों में वापस चले गए। अब यहाँ से चीजें इतनी तेजी से बिगड़ती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। रात 10 बजे उस हॉन्टेड हॉस्टल में वो चैलेंज दिया गया था, राइट? फिर अचानक सुबह के 3:30 बजे समृद्धि महक के दरवाजे पर पहुंचती है, बिल्कुल बेजान सी हालत में। अगले दिन दोपहर में वो अपने बिस्तर पर एकदम अनरिस्पॉन्सिव पाई जाती है, बस सिर नीचे किए बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। और फिर आती है वो आधी रात, जब सीनियर्स का ईगो हर्ट होता है और वो समृद्धि के उकसाने पर वापस उसी हॉन्टेड हॉस्टल में जाने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब हम एंटर करते हैं फेज 3 में। यही वो मोमेंट है जहां एक साइकोलॉजिकल प्रैंक एक प्योर सुपरनैचुरल नाइटमेयर में बदल जाता है। रात के ठीक 12 बजे सीनियर्स उस बंद हॉस्टल में पहुंचते हैं। समृद्धि वहां पहले से उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ ऐसा था जिसने पूरे माहौल की वाइब ही चेंज कर दी। एक उइजा बोर्ड। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि उइजा बोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे ट्रेडिशनली आत्माओं और दूसरे डायमेंशंस की एंटिटीज से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। समृद्धि वो बोर्ड उस घने अंधेरे कमरे में लेकर आई थी, और उसने सीनियर्स के सामने उसे खोल कर रख दिया, जैसे वो उन्हें दिखाना चाहती हो कि असली डर आखिर होता क्या है। इस रिचुअल का जो सेटअप था ना, वो एकदम सिस्टमैटिक और बहुत ही डरावना था। सबसे पहले उस पुरानी टेबल पर बोर्ड रखा गया, चारों कोनों में मोमबत्तियां जलाई गईं, सभी ने अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर दिए, तो कमरे में सिर्फ उन फड़फड़ाती मोमबत्तियों की रोशनी रह गई। उसके बाद उन चारों सीनियर्स ने बोर्ड पर रखे उस ग्लास कॉइन पर अपनी उंगलियां रखीं, और पता है क्या? जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरे में एकदम से एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वहां उनके अलावा भी कोई और आ गया हो। अब शुरू होता है फेज 4, यानी उस एंटिटी, उस डीमन का असली मैनिफेस्टेशन।
ये इस पूरे केस का सबसे खौफनाक टर्निंग पॉइंट है। देखिए, अब तक सीनियर्स को लग रहा था कि ये सब एक मजाक है, समृद्धि बस अटेंशन के लिए ड्रामा कर रही है। तो जब वो बोर होकर इस गेम को बीच में छोड़कर उठने लगे, तभी समृद्धि की आवाज में एक सडन चेंज आया। उसने कहा, बोर्ड का अपमान मत करो। लेकिन ये आवाज, ये उस मासूम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की आवाज बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत ही हार्श, बहुत ही कड़क आवाज थी। और उसी मोमेंट उन चारों की उंगलियों के नीचे रखा हुआ वो ग्लास कॉइन बिना किसी के फोर्स लगाए खुद ब खुद मूव होकर यस की तरफ खिसकने लगा। टेंशन तब अपने पीक पर पहुंच गई जब एक डरे हुए सीनियर ने हिम्मत करके बोर्ड से पूछा, तुम कौन हो? वो ग्लास कॉइन बोर्ड पर बहुत तेजी से मूव करने लगा और उसने स्पेल किया DEMON, यानी डीमन। तभी अचानक मोमबत्तियों की लपटें एकदम से तेज हो गईं। टेबल के नीचे से 3 बार खट 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 टैप करने की आवाजें आईं और फिर बोर्ड पर वो डरावना मैसेज पूरा हुआ, आई एम वन ऑफ यू। इसके बाद समृद्धि जिस भयानक तरीके से हंसी ना, उन चारों सीनियर्स की रूह कांप गई और वो वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी रात समृद्धि अपने हॉस्टल रूम में अपनी रूममेट्स के सामने बिस्तर पर बिल्कुल सीधे एक अस्वाभाविक पोस्चर में बैठी थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, बस सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसने अपना कंबल उठाकर फेंका और एक बहुत ही भारी, डीप, मर्दाना आवाज में चीख कर बोली, क्यों जगाया मुझे, क्या देख रहे हो सब? सोचिए उन रूममेट्स की क्या हालत हुई होगी उस वक्त। मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसके चलते हम आते हैं फेज 5 पर, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का वो डरावना प्रोसेस। जब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई तो हॉस्टल की वार्डन को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। सबको समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल मेडिकल इमरजेंसी या पैनिक अटैक नहीं है। कॉलेज के अंदर कुछ बहुत ही डार्क और सुपरनैचुरल आ चुका है। सुबह ठीक 4 बजे हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज लगा दिया गया, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की जाएगी, ये अब कोई प्रैंक नहीं है। लिटरली इस एक नोटिस ने पूरे कॉलेज में हड़कंप मचा दिया। जो चीज सिर्फ कुछ सीनियर्स के बेवकूफ़ी भरे प्रैंक के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत ही भयानक रियलिटी बन चुकी थी, जिसे पूरा का पूरा कॉलेज विटनेस कर रहा था। उस स्पिरिचुअल क्लेंजिंग या कह लें एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। सबसे पहले उस हॉन्टेड हॉस्टल के बेसमेंट को पूरी तरह से खाली करवाया गया। फिर हर कोने में सरसों के तेल के दिए जलाए गए। एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने वहां राक्षस निवारण यंत्र और भैरव यंत्र स्थापित किए। लेकिन सबसे खौफनाक मोमेंट वो था जब बाबा एक जलते हुए त्रिशूल के साथ उस लड़की के चारों तरफ चक्कर लगाकर मंत्र पढ़ रहे थे। उस वक्त समृद्धि के हाथ पैर 180 डिग्री तक मुड़ गए, बिल्कुल अननेचुरल तरीके से। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसी एक्सोर्सिज्म के बीच उस एंटिटी ने तांत्रिक बाबा से एक ऐसी बात कही जो दिमाग सुन्न कर देती है। उसने कहा, मैं इसके पास नहीं आया था, ये मेरे पास आई थी। ये एक लाइन ना इस पूरी घटना का सबसे भारी सच है। ये साफ दिखाता है कि उन सीनियर्स के उस एक केयरलेस चैलेंज का रिजल्ट कितना डिस्ट्रक्टिव था। सिर्फ अपनी जेलसी की वजह से उन्होंने एक मासूम लड़की को लिटरली एक भयानक खतरे के मुंह में धकेल दिया था। फाइनली हम आते हैं फेज 6 पर। इस पूरी डरावनी घटना के परिणाम क्या निकले? जाहिर सी बात है, इस पूरे अलौकिक घटनाक्रम का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और उन स्टूडेंट्स पर बहुत भारी असर पड़ा। घटना के बाद एकदम सख्त एक्शन लिए गए। जिन 4 सीनियर्स ने ये रैगिंग की थी, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और उस हॉन्टेड हॉस्टल का क्या हुआ? उसे सिर्फ ताला नहीं लगाया गया, बल्कि उसके चारों तरफ हमेशा के लिए एक पक्की दीवार चुनवा दी गई, ताकि कोई गलती से भी वहां न जा सके। पूरे कैंपस में रैगिंग पर एकदम 0 टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी गई। और बात करें समृद्धि की, तो वो फिजिकली तो रिकवर हो गई, लेकिन उन 3-4 दिनों में उसके साथ जो भी खौफनाक चीजें हुईं, उसे उसका कुछ भी याद नहीं था। उसकी मेमोरी से वो पूरा इवेंट जैसे इरेज हो चुका था। तो आज का हमारा ये एनालिसिस एक बहुत ही गहरे और डिस्टर्बिंग सवाल के साथ खत्म होता है। आखिर क्या होता है जब एक केयरलेस कॉलेज प्रैंक अनजाने में ही सही किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है? ओइजा बोर्ड जैसी चीजें और वो शापित जगहें, इनका खतरा आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एनालिसिस में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।